जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अनुराग कौशिक है और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पे। आज मैं एक नए फॉर्मेट पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है डिस्कशन ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज मैं प्रेजेंटेशन फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, जो कि मेरे ट्रेडिशनल फॉर्मेट से अलग है और मैं थोड़ा नए तरीके को ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये तरीका समझ में आए। और आप प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये तरीका बेटर है कि पिछला वाला तरीका बेटर था, तो उस हिसाब से मैं अपने वीडियोस पर आगे काम करता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो का सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हुए मैं बताता हूँ, जिसमें ब्लूमबर्ग ने क्लेम किया था कि आरबीआई ने $12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी रियलिटी है। तो उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व को समझने के लिए फॉरेक्स रिजर्व के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो कि एक कंपोनेंट होता है गोल्ड एसेट और दूसरा कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट। तो गोल्ड एसेट और फॉरेन करेंसी एसेट और अलग अलग एसेट्स को मिला के जो हमारी पूरी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का टोटल होता है, वो होता है फॉरेक्स रिजर्व। तो ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में क्लेम किया था कि आरबीआई ने $12 बिलियन का सोना क्या बेच चुकी है, क्योंकि मई 2022 को जो 120 बिलियन के गोल्ड एसेट्स थे, $120 बिलियन के गोल्ड एसेट्स थे, वो कहीं ना कहीं कम दिखे। तो दोस्तों इस पर पीआईबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक किया है, पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट, जिसका ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट आप देख सकते हैं, एक्स पर आप ऑफिशियल अकाउंट देख सकते हैं। तो ब्लूमबर्ग को हाईलाइट करते देखा है कि ये जिसमें ब्लूमबर्ग क्लेम करता है कि $12 बिलियन का सोना बेच चुकी है, तो इस क्लेम को पीआईबी क्लियरली रिजेक्ट करता है और ये कहता है कि आरबीआई की डेटा की ही माने तो जो गोल्ड का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो शेयर था वो 13.92% हो गया सितंबर 2025 के एंड में, जो कि बढ़ते 16% हो गया मार्च में, और मई 2022 में 16.85% है। तो फिजिकल स्टॉक तो मंथली बुलेटिन में डिस्क्राइब की जाती है, लेकिन ये अपने आप में क्योंकि हम देखें तो गोल्ड रिजर्व का अपने आप में शेयर बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये स्पेसिफिक चीज़ कहना कि ये आरबीआई ने $12 बिलियन का सोना बेच दिया, ये फेक है। अब चलिए ब्लूमबर्ग का क्या एनालिसिस था। ब्लूमबर्ग कहता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी या जो एसेट्स की वैल्यू थी वो उस पर्टिकुलर दिन कम हो गई। तो उस पर आरबीआई ने कहा है कि उस पर्टिकुलर दिन पर ये गोल्ड की जो वैल्यू थी 10 ग्राम गोल्ड की, वो 1,59,000 से 1,43,000 पर आ गई थी, इसलिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कम होते हुए दिखी। लेकिन अगर आप समझेंगे कि जो फिजिकल एसेट्स है, मतलब जो फिजिकल सोना है, वो 880.52 टन है, आज भी बरकरार है 880.52 टन। तो जो फिजिकल स्टॉक्स है वो मेंटेन्ड है, लेकिन जो $12 बिलियन की कमी दिखी है वो इसलिए दिखी है कि उस दिन पर्टिकुलरली गोल्ड के दाम थोड़े डिक्रीज हो गए थे, क्योंकि जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जो कि है 15 लाख करोड़ का स्कैम जो है राजेश एक्सपोर्ट का। चलिए आज हम उसे समझते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट क्या करता है। राजेश एक्सपोर्ट ने बहुत हाई रेवेन्यू दिखाया था 15 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डाउट का नज़रिया दिया और बहुत सारे कंपिटिटर्स को मजबूर कर दिया कि वो सेबी को कंप्लेन करे। सेबी क्या होता है दोस्तों? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको कंप्लेन कर दिया। तो सेबी ने बाद में जो अपने इन्वेस्टिगेशन में फाउंड किया, तो सेबी को पता चलता है कि जो रेवेन्यू था, जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू था, वो अकेले राजेश एक्सपोर्ट का नहीं था, लेकिन उनके कंसोलिडेटेड अकाउंट का था। अब दोस्तों कंसोलिडेटेड अकाउंट क्या होता है? कंसोलिडेटेड अकाउंट होता है जो ओरिजिनल कंपनी है कंसोलिडेटेड अकाउंट होता है ओरिजिनल कंपनी और सब्सिडरी कंपनी
इन दोनों का जो मिला के रेवेन्यू होता है दोस्तों, उसे हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कहते हैं। तो पहले राजेश एक्सपोर्ट का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझे। तो राजेश एक्सपोर्ट कोई इकलौती कंपनी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी गोल्ड रिफाइनरीज आती हैं, जिसका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है वलकाम्बी एसए। वलकाम्बी एसए 97 से 98% कॉन्ट्रीब्यूट करता है राजेश एक्सपोर्ट के शेयर्स में, राजेश एक्सपोर्ट के रेवेन्यू में। तो राजेश एक्सपोर्ट का अगर हम रेवेन्यू चार्ट देखें तो ये है टोटल चार्ट। तो इस टोटल चार्ट में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है लगभग वो 15 लाख करोड़ आ रहा है, लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखें तो बहुत कम है। तो इस पर सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या टिप्पणी दी है या क्या इनसाइट्स प्रेजेंट किए हैं। तो सेबी के जो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स है दोस्तों, सेबी कहता है कि सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट हर कंपनी को के ऊपर ऑब्लिगेशन लाता है कि अपने अकाउंट का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे और ट्रांसपेरेंसी शब्द पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी को अगर और ज़्यादा रीइंफोर्स करवाना है अंडर सेक्शन 136(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो जो कंपनी के साथ साथ सब्सिडरीज हैं उनको भी अपनी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर पब्लिश करनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ या फाइनेंशियल फर्म कंपनीज के साथ के पास एक क्लियर पिक्चर या क्लियर इमेज रहे। लेकिन जब सेबी का एग्जामिनेशन किया मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पर, तो उन्होंने ये एग्जामिन किया कि राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी सब्सिडरीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, यानी जो उनके पार्टनर कंपनीज के थे, उसको सही से अपलोड नहीं किया। और जब वो सही से अपलोड नहीं कर पाई तो जो सिग्निफिकेंट एंटिटीज़ थी जैसे वलकाम्बी, जो कि बहुत ज़्यादा राजेश एक्सपोर्ट के ऑपरेशंस ड्राइव करते हैं या जो कंपनी की रेवेन्यू शील्ड करते हैं, उनके बारे में क्लियर इमेज ही नहीं पता लग पाया, जिसके से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा धोखे में रहे। या इन्वेस्टर्स के साथ हम देखें तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड या मिसलीड किया गया उन्हें। तो दोस्तों अगर हम देखें तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो दरअसल म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज़ हैं वो अपने आप को इस तरह की कंपनी से दूर रखते हैं या इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें देखने क्या मिलता है कि जो सेबी की जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके 15 लाख करोड़ के एलिगेशन के बाद भी जो LIC का शेयर था वो पिछले 10 सालों में 1.99% से 11% बढ़ा और आज के डेट में 10.8% है। मतलब 10.8% LIC के शेयर्स हैं ऐसी फ्रॉड कंपनी पर। LIC जैसी कंपनी ऐसी फ्रॉड कंपनी में 10.8% की शेयर होल्डिंग ले रही है। लेकिन जब से राजेश एक्सपोर्ट के जो रेवेन्यू में जो एम्बिग्यूटी थी या राजेश एक्सपोर्ट गलत डेटा दिखा रहा था, तो बहुत सारे डोमेस्टिक फर्म्स हैं या जितने भी म्यूचुअल फंड के जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है, वो इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाह रही थी या ना के बराबर हिस्सा लेना चाह रही थी। लेकिन LIC ज़बरदस्ती इंटरेस्ट दिखा रहा था इसमें पिछले कई सालों में, और LIC का शेयर देखे तो 10% के आसपास था। अब दोस्तों LIC क्या है? LIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। और दोस्तों जब ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसमें अगर हम LIC में देखें तो गवर्नमेंट के शेयर्स 96% है LIC में गवर्नमेंट के शेयर्स। तो जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स इतने ज़्यादा है, अगर ऐसी कंपनी किसी फ्रॉड फर्म में इन्वेस्ट करती है, तो कॉमन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कहाँ जाएगा? वो किस पे ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि जब सरकार का इतना बड़ा शेयर है, तो उसके बाद जब ये राजेश एक्सपोर्ट के इतने ज़्यादा
तो राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी में जब जब पब्लिक की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट की जाती है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का फैक्टर क्वेश्चन मार्क में रहता है दोस्तों। तो दोस्तों एलटीसीजी की बात करें तो एलटीसीजी क्या होता है दोस्तों? एलटीसीजी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कोई एक बड़ा इन्वेस्टर है और उसने साल भर में बड़ा कैपिटल या प्रॉफिट जनरेट किया। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो गया, कैपिटल जनरेट हो गया 10 तो उस पर 12.5% एलटीसीजी यानी 1.25 करोड़ उसे डायरेक्ट सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इसे हटाने का सबसे मेन कारण, प्रमुख कारण क्या है कि अगर हम समझे तो एलटीसीजी को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बॉन्ड से हटा दिया गया है। क्योंकि आज के डेट में जब हमारा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, हमारा रुपया नीचे जा रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें हिस्सेदारी बढ़ते जा रही है। अगर हम 2026 में ही अभी तक देखें तो $1.4 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अब तक। फिर दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जाने तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $28 बिलियन इंडिया के स्टॉक मार्केट से अभी तक निकाल दिए हैं इसी साल में 2026 तक ही। तो दोस्तों अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने साथ जो डॉलर होता है वो रुपये में कन्वर्ट करके हमारे मार्केट्स में यूज करते हैं, जिससे हमारा रुपया और स्ट्रांग होता है। इसलिए जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे उतना हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आज के डेट में दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम हमारा गिरता हुआ रुपया बचा सके। दोस्तों मैं तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर तो हूं नहीं कि आपको बताऊंगा कि रुपया गिरने के फायदे क्या है या रुपया गिरने से देश को फायदा हो रहा है। इसलिए मैं अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स का ज्यादा आना वो फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि जो स्टॉक मार्केट के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मौके पर गवर्नमेंट ने सोचा कि जब ये इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर रिटर्न मिल रहा है तो इस टाइम पर सरकार का सबसे बेस्ट नियत है, तो इस टाइम पर सरकार का सबसे बेस्ट फैसला है कि इनको एनकरेज करने के लिए टैक्स में छूट दी जाए। अगर टैक्स में एग्जेम्पशन होता है तो इन्वेस्टमेंट अगर दोस्तों टैक्स में एग्जेम्पशन रहेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्तों, और जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना हमारा रुपया प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल समझे तो ये चीज़ इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत लाया गया था। ऑर्डिनेंस और एक्ट में फ़र्क यही होता है कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और किसी चीज़ को इमीडिएट एनफोर्स करने की ज़रूरत हो, और फिर जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है तो उसके 6 हफ्तों बाद उसे पास करवा दिया जाता है। तो दोस्तों इतना ही था मेरी तरफ से, जो मैंने आपको पहले राजेश एक्सपोर्ट्स की कहानी बताई, फिर ये आरबीआई का क्लेम बताया, फिर ओवरऑल मैंने जो जितनी भी चीज़ें समझाई
ये ओवरऑल था कि आज हमारी भारत की इकोनॉमी का स्टेट क्या है, भारत की इकोनॉमी आज प्रेजेंट सिचुएशन में किस हालत में है। तो ओवरऑल ये था मेरी तरफ से पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहे मेरे चैनल पे और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नया फॉर्मेट अच्छा लगा या नहीं।